आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो साथियों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल। और वीडियो को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और बिना समय गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस प्रश्न पत्र को हल करना। और प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो जवाब हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को कहा था चारण काल। ऑप्शन सी। अब भ्रंश काल कहने वाले हैं आपके डॉक्टर बच्चन सिंह, जबकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक या प्रारंभिक काल कहा और राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल की संज्ञा दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो इसमें 84 सिद्धों में सारंगधर आपके नहीं है। ऑप्शन सी। यह भ्रंश भाषा के कवि हैं जिनकी रचना हमीर रासो है। अगला, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद के संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं मध्वाचार्य जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जबकि निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क या सनकादिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और इनका जो दर्शन था वो द्वैतवाद था। और विष्णु स्वामी आपके जो हैं यह रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और जो शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन से प्रभावित थे। जबकि रामानुजाचार्य यह विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो यह पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो लोकनायक कहने वाले हैं तुलसीदास जी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक कौन हैं? तो जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक विजय देव नारायण शाही जी हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? तो जवाब हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ग्रियर्सन महोदय ने इसे ईसाइयत की देन माना था, भक्ति काल का उदय, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी
ने इसको भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो रीतिबद्ध परंपरा का कवि इसमें है मतीराम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह तो आप जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास जो है इसे खड़ी बोली का आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है, जो 17 सर्गों में विभक्त है। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो प्रिय प्रवास ग्रंथ है इसको ब्रजांगना विलाप के नाम से सबसे पहले दिया गया था, यानी प्रकाशित जब हुआ तो यह ब्रजांगना विलाप के नाम से प्रकाशित हुआ था, जो बाद में प्रिय प्रवास हो गया। अगला प्रश्न, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो ये पंक्ति आपकी जो है भारत भारती की है। ऑप्शन बी। भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और भारत भारती रचना जो है इसकी मूल प्रेरणा जो है मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से ली गई है। अगला प्रश्न, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो यह पंक्तियां डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह काव्य पंक्तियां सरोज स्मृत से अवतरित हैं और जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसमें नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में ऑप्शन ए बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह और कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, यह तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं और जिसका समय काल जो है 1900 ईस्वी है। तो ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्तियां हैं? तो यह ध्रुव स्वामी नाटक की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो रानी केतकी की कहानी बड़ी ही चर्चित कहानी है, जिसका एक अन्य नाम उदयभान चरित्र भी है और इसके लेखक इंसाल्लाह खां हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी के लेखक कुबेरनाथ राय जी हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचारनामा का आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कामायनी एक पुनर्विचार रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार
सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें प्रेमाश्रम जो है यह 1922 ईस्वी की रचना है। गबन आपका जो है यह 1931 ईस्वी की रचना है। कर्मभूमि आपका जो है यह आपका 1933 ईस्वी की रचना है और गोदान 1936 ईस्वी की रचना है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। प्रेमाश्रम का समय काल 1922, गबन का 1931, कर्मभूमि 1933 और गोदान 1936 की रचना है। क्षम्यता। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी से पर आधारित है। शरद चंद्र जी की जीवनी को विष्णु प्रभाकर जी ने 1974 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इसमें रेखा चित्र आपका हो जाएगा पथ के साथी, ऑप्शन ए। यामा आपका काव्य संग्रह है, दीपशिखा भी इनका काव्य संग्रह है और श्रृंखला की कड़ियां यह निबंध है और सारी ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे पत्रों का संग्रह है। तो यह फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? तो बंगाल का अकाल जो है रिपोर्ताज प्रकाश चंद गुप्त की रचना है। किसकी है? प्रकाश चंद गुप्त। जबकि गेय राघव की एक रचना है तूफानों के बीच। इनकी एक रचना है तूफानों के बीच और इसी रचना में बंगाल का अकाल समाहित है। तो इस हिसाब से आयोग जो था उसने इसका उत्तर ऑप्शन ए मान लिया था। अगर बंगाल के अकाल की बात की जाए तो इसके प्रकाश चंद्र गुप्त जी जो हैं रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृंत के लेखक कौन है? तो एक बूंद सहसा उछली हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन गे जी की रचना है, ऑप्शन बी। और यह उनका क्या है? यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो मुर्दहिया के लेखक तुलसी राम हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नागरी पचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो नागरी पचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र वर्मा जी नहीं थे, बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से इस सभा की स्थापना 1993 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे, ऑप्शन 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से
इसमें एक युग्म गलत है, तो गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो नया प्रतीक जो है यह अमृतलाल नागर का न होकर के बल्कि अज्ञेय का है। इसका संपादन अज्ञेय जी ने किया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही युग्म गलत है। बाकी तद्भव के संपादक अखिलेश, हंस के राजेंद्र यादव और धर्मयुग धर्मवीर भारती की है। आगे, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो संबंध नहीं है उसका चयन करना है। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित न होकर के बल्कि इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो जवाब हो जाएगा भीष्म साहनी जी। ऑप्शन डी, क्योंकि राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन किया, अज्ञेय जी ने प्रतीक का और धर्मवीर भारती ने धर्मयुग का। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष ऑप्शन डी है 1900 ईस्वी, जबकि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य संभाला था। तो इस हिसाब से आपका इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। कभी कभी विद्यार्थियों में भ्रम हो जाता है, तो याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बनारस से प्रारंभ हुआ था, काशी से, जो बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी, और उस समय इसके संपादक जो हैं चिंतामणि जी थे। बाद में जो है 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला और 1920 ईस्वी तक वो इसको संपादित करते रहे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन वर्ष कहाँ से आरंभ हुआ था? तो हिंदी नवजीवन का साप्ताहिक प्रकाशन अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसके संपादक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। ऑप्शन डी, वर्तमान का प्रयागराज। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था, तो यह कहाँ से होता था? तो जवाब हो जाएगा इसका प्रतापगढ़। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह इसमें से कौन सा है? तो इसमें दिनमान के संपादक अज्ञेय जी थे, जबकि इसमें दिया है रघुवीर सहाय। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा। बाद में उन्होंने, रघुवीर जी ने संपादन कार्य किया था, लेकिन यहाँ प्रथम शब्द दे दिया गया है, इस वजह से इसके प्रथम संपादक जो वो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। अगला प्रश्न, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो बंगदूत का प्रकाशन काल है 1829 ईस्वी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन होता था लखनऊ से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? तो हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो वागर्थ का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? तो 10 रूपकम के लेखक आपके हैं धनंजय
ऑप्शन बी। चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक आपकी जो है जयदेव की रचना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य दंडी, ऑप्शन ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के विवेचन में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? तो रस निष्पत्ति की विवेचना भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना के आधार पर करने वाले हैं भट्टनायक जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, इसका काव्य लक्षण क्या है? तो इसका काव्य लक्षण हो जाएगा ऑप्शन सी, मम्मट। यह काव्य लक्षण जो है मम्मट का है। अगला प्रश्न, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, रसो व श को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी। अगला प्रश्न, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, उपर्युक्त किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है देव की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो जवाब हो जाएगा संकोक, ऑप्शन बी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और हमें लगता है कि आए दिन यह प्रश्न पूछा ही जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेदों की संख्या आपकी है 6, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस छंद में 12 और 7 की यत् से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बरवे। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आपका काव्यालंकार सूत्र है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसमें वर्णिक छंद आपका है उपेंद्र वज्रा, ऑप्शन सी। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है और उन्होंने दोषों की संख्या भी 10 ही स्वीकार की है। अगला प्रश्न, आचार्य मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो जवाब हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्रयति, समुझी मन ही मन रहिए, उपरोक्त उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति है? तो इसमें आपका रस हो जाएगा अद्भुत रस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग करने वाले हैं लल्लू लाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि क्या है? तो उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि आपकी दंतोष्ठ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा 66, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है। तो हिंदी की
इसमें अग्र, अवृत्ताकार और समृद्ध पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी बोली का विकास आपका जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी की ओष्ठ ध्वनि इसमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अकुह विसर्जनीय कंठ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो जवाब हो जाएगा च वर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डोंगरी नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा विस्मयादिबोधक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न, स्थिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अडिग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो जवाब हो जाएगा केरल अहिंदी प्रांत है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिमवान का पर्याय है। तो हिमवान का पर्याय होता है हिमाद्री, ऑप्शन सी। हिमाद्री, हिमाचल, हिमगिर, ये सब शैलेंद्र, नगपति, गिरिराज सारे हिमवान के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का इसमें अर्थ हो जाएगा एक हाथी, ऑप्शन ए। नाग हाथी, सर्प, कुंजर, गजेंद्र, हस्ती आदि भी होता है इसका। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इत्यलम में कौन सी संधि है? तो इत्यलम में इति धनालम यण संधि होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्ण क्रिया द्योतक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इकारांत संज्ञा नहीं है। तो इसमें इकारांत संज्ञा आपकी पहिया नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सागर जो है यह विशेष्य है। अगला प्रश्न, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काल। अगला प्रश्न, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो जवाब हो जाएगा गणनावाचक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है। तो इसमें फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, चश्मा। अगला प्रश्न, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपका नकेल हो जाएगा, ऑप्शन डी। जबकि मोती, पानी, हाथी तीनों ही जो है आपके
पुल्लिंग शब्द है। अगला, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कर्म कारक की विभक्ति है, तो कर्म कारक की विभक्ति ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रीत्यानुसार। अगला प्रश्न, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का रूपांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप कहते हैं व्याकरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजशेखर के नाटक का नाम इसमें से बताइए, तो राजशेखर द्वारा लिखा गया नाटक बाल रामायण इसमें है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रघुवंशम के रचयिता कौन है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, तो रघुवंशम आपका कालिदास की रचना है। प्रतिमा नाटकम के रचनाकार कौन है? तो प्रतिमा नाटकम आपका जो है भास की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रघुवंशम। यह नाटक नहीं है, यह महाकाव्य है और यह 19 सर्गों में विभक्त है और कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसकी नाटकृति है? तो मुद्रा राक्षस के नाटक हैं विशाख दत्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो बुद्ध चरितम इसमें जो है यह कालिदास की नहीं है, ऑप्शन सी, क्योंकि बुद्ध चरित अशोक घोष की रचना है। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक भास का इसमें नहीं है? तो जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? तो भवभूति की रचना इसमें कर्पूर मंजरी जो है यह नहीं होगी, क्योंकि यह रचना राजशेखर की है। अगला प्रश्न, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है और इसका जवाब कालिदास होगा। अगला प्रश्न, नवशाहंक चरित चंपू कृत के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा श्रीहर्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो मृच्छकटिकम के रचयिता आपके शूद्रक हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भास की रचना इसमें से कौन सी है? तो भास की रचना आपकी हो जाएगी प्रतिमा नाटकम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है, तो जवाब हो जाएगा नैषधि चरितम, ऑप्शन डी, क्योंकि नैषधि चरितम जो है यह 22 सर्गों का महाकाव्य श्री हर्ष द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो चतुर्थी का बहुवचन रूप, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मभ्य। अगला प्रश्न, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनया। अगला प्रश्न, स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सहयोगेन, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया विभक्ति होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में जो है बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? यही आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा छात्र 2 पुस्तकों क्रीत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? तो जवाब हो जाएगा खष्टी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा हरीश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहस्तम। अगला प्रश्न, पट धातु परमस्मय पदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पठिष्यामि। अगला प्रश्न, अस्मत् शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा? तो अस्मत् शब्द का तृतीय बहुवचन रूप होगा अस्माभि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हरिणा हरिभ्याम हरिभ्ये किस विभक्त के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं? तो जवाब हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन सी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको देता है मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार, दुलार, स्नेह मुझ पर अपार देंगे। तो आज की पाठचर्या में बस यहीं पे लेते हैं विराम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।